सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2025 के लिए है बच्चों। ठीक है, तो बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर आपको जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर का आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, आपको कौन सा मॉडल पेपर लगाना है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और कौन सा मॉडल पेपर आपके लिए बेस्ट होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक आपके पास जो परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन होती है, उसमें भी आपको मॉडल पेपर दिए जाते हैं, 4 सेट दिए जाते हैं। तो देखिए, वो मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए आप लगा सकते हो, बहुत अच्छे हैं। बट पेपर के पैटर्न को समझने के लिए, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको जो मॉडल पेपर लगाना है वो वही लगाना है जो बोर्ड ने आपके लिए जारी किया हुआ है। तो आज हम जो बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। अगर आप सही तरीके से बोर्ड के मॉडल पेपर को समझ लेते हो और एक सही दिशा में मेहनत करते हो, तो आप अधिकतम अंक ला सकते हो। देखिए, मेहनत करना एक अलग बात है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना बहुत अलग बात हो जाती है। सही दिशा से मेरा मतलब है, हमको सिलेबस के पैटर्न को समझना पड़ेगा, पेपर के पैटर्न को समझना पड़ेगा, और पेपर के पैटर्न को समझाने के लिए बोर्ड हमारे लिए मॉडल पेपर भेजता है। क्योंकि मॉडल पेपर के आधार पर ही आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर बच्चों तैयार होता है। जैसे क्वेश्चन मॉडल पेपर में आते हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर में आते हैं। तो किस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किससे जोड़ियां आ रही हैं, किससे खालिस्तान आ रहे हैं, किससे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ये पूरा विश्लेषण आपको इस पेपर में करना है और इसको बहुत बारीकी से समझना है। इस पेपर को बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम वाले पेपर में काफी ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए, अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न या कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई सही विकल्प, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब चूंकि मैं आपको यहाँ पे इनका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा डिटेल में, सिर्फ इतना नहीं है कि मैं सिर्फ आपको टिक लगवाऊंगा, मैं डिटेल में सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए हम इनको एक स्लाइड के थ्रू समझ लेते हैं। स्लाइड पर चलते हैं तो एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझने का बच्चों प्रयास करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि ए बराबर, क्या दिया गया भाई, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होगी। देखिए, काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा भी गया है पिछली बार। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने 2 रिलेशन पहले से बना के रखे हैं ताकि टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट ना हो बच्चों। ठीक है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वाला आप रिलेशन देखिए। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में उसने ये पूछा कि 1 2 3 एक समुच्चय के अवयव हैं, तो एक ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या आपको बतानी है जिनमें अवयव 1,2 होना आवश्यक है। हमने फर्स्ट वाला रिलेशन लिया। देखो, तुल्यता के लिए स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला रिलेशन लिया, उसमें 1 1 2 2 3 3 होना आवश्यक है, क्योंकि तभी वो स्वतुल्य होगा। फिर हमने उसमें 1 2 लिया और 2 1 लिया, क्योंकि उसने बोला है कि अवयव 1,2 तो होना ही चाहिए। 1,2 मतलब उसमें 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, उनका क्रम इधर उधर हो सकता है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1,2 लिया, 2,1 लिया। क्या ये यहां तक स्वतुल्य तुल्यता हो रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि देखो, 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य हो गया, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 1 से है, ये सममित हो गया। क्या ये संक्रामक है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल है। आप पूछेंगे क्यों, तो सुनिए। देखो, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का किसी और से है क्या, नहीं है। अगर 2 का किसी और से होता, देखो 2 का 1 से नहीं, 1 के अलावा किसी और से होता, तो फिर हम देखते 1 का उससे है या नहीं, तो फिर संक्रामक की जांच करते। जब 2 का रिलेशन 1 के अलावा किसी और से है ही नहीं, तो फिर वो संक्रामक ही माना जाता है। क्लियर। तो ये तो भाई एक तो ये हो गया जो कि तुल्यता संबंध बन रहा है। ठीक है दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हमने वही यहां तक तो ले लिया था। अगर मान लो इसमें आपने 3,2 ऐड किया, तो इसको सममित बनाने के लिए 2,3 भी चाहिए। ठीक है, 2,3 चाहिए, तो सममित तो हो रहा है, यहां तक स्वतुल्य हो रहा है। अब क्या संक्रामक है, तो देखना भाई, 3 का रिलेशन 2 से होगा, 2 का रिलेशन 3 से हो गया, तो यहां पर देखें 1 का रिलेशन 2 से हो गया और 2 का रिलेशन किसी और से है, तो 2 का रिलेशन 3 से हो गया, तो 1 का भी 3 से होना चाहिए। ध्यान से समझना, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है बेटा।
हो सकता है इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम आपको लग जाए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। तो मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन समझना बेहद जरूरी है बच्चों, ठीक है। बहुत आराम से आप समझिए इस प्रश्न को कि प्रश्न में क्या हमसे पूछना चाहा है। देखिए यहां तक हमने बात की, ये तुल्यता संबंध है क्योंकि इसमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों मिल रहे। मान लो इसके अलावा अगर आपने इसमें 3,2 ऐड किया, कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें 1,2 2,1 चाहिए। इसके अलावा क्या आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ आ रहा है तो हम उसको ले सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी है, दोनों ये कंपलसरी है। तो ये दोनों आ रहे हैं, 3,2 लिया तो 3,2 लेने से ये संक्रामक नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। तो सम्मित के लिए फिर हमें 2,3 लिया तो ये भी ले लिया, ठीक है। अब ये लेने से ये सम्मित तो हो गया लेकिन संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप देखो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन किससे हो गया? 3 से। इस हिसाब से 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, यानी 1,3 हमें मिलना चाहिए। तो नहीं था तो हमने 1,3 लिया, और अगर आपने 1,3 ले लिया संक्रामक के लिए तो फिर हमें 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 1 से, ये वाला भी लेना पड़ेगा। बात समझे? इस प्रकार टोटल तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी जिनमें अवयव 1 और 2 पाए जाएंगे। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप लिख लीजिए कि 1 नंबर दे के जाएगा ये प्रश्न, कैसे उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर जानने के प्रयास करते हैं भाई। कलर में यहां से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। देखो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या है? साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का ध्यान रखना है ना, बंद अंतराल में। बात समझे? अब मैंने ये क्यों कहा कि यहां से आपको 1 नंबर मिलेगा। अगली स्लाइड जो है वो आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो मैंने आपसे कहा कि भाई कंठस्थ कर लीजिए जैसे भी हो, समझना बहुत जरूरी है इसको। साइन इनवर्स एक्स, ये जो पहले मान दिए गए हैं ये बच्चों प्रांत के हैं। ये किसके मान है? प्रांत के। और ये परिसर के हैं। ये मान किसके हैं भाई? परिसर के मान है। बात समझे? तो ये पूरे परिसर और पूरे प्रांत अगर आपने अच्छे से ये याद कर लिए तो मैं लिख के दे रहा हूं 1 नंबर बच्चों आपका पक्का हो जाएगा यहां पर। बात समझी? तो ये टेबल आपको सही तरीके से याद करनी है। हालांकि मैंने इसकी ग्राफ समझाए हैं यूट्यूब पर, वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने हर चीज बताई हुई है। फिलहाल में इतना समय अपने पास नहीं है कि मैं दोबारा से इस चीज को बताऊं। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इसके जो ऑप्शन है वो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, वो भी तब होगा ये 10 ना हो के यहाँ बेटा 8 होगा। बात समझिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। आपके पास ए का मान दिया है, आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के लिए आप ए का 2 बार गुणा करेंगे, यानी 3 का 1 में, -1 का 1 में और 2 में। फिर इसी का इसी में आप गुणा करेंगे, 3 का 1 में, -1 और 2। ठीक है, ए को हमने 2 बार लिख लिया। अब आप गुणा करिए भाई। गुणा जब आप करेंगे तो क्या होगा? 3 का गुणा आप 3 में करेंगे 9 आ जाएगा। फिर देखो 1 का गुणा आप -1 में करोगे तो -1 आ जाएगा। बात समझिए? फिर आप 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। -1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। -1 का 1 में करेंगे -1, 2 का 2 में करेंगे तो प्लस के 4। ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो 10, 9 में से 1 जाएगा बेटा, 8 बचेगा। यहाँ देखो 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के 2 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। ये आंसर होगा, बट ऑप्शन में ऐसा कहीं पर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा और इस 10 की जगह आप क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, x2 18x 6 2 18 6, तो x का मान कितना होगा? देखिए x2 18x बराबर में दे रखा है आपको 6 18 2 6। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x वर्ग 18 दूनी माइनस का 36 और यहाँ हो जाएगा 6 6 36 माइनस का 36। x वर्ग माइनस 36 बराबर में 0 आ जाएगा। x वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों 36। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट के 36 प्लस माइनस के अंदर। तो x बराबर, सॉरी देखिए x बराबर हो जाएगा बेटा प्लस माइनस के 6। 36 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन नंबर वी आपका यहाँ पर
बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है एवं ए डॉट बी बराबर 0 है, तब थीटा बराबर है 1 पाई/4, पाई/2 और पाई। देखिए, दो सदिश ए और बी अगर आपको दिए गए हैं तो उनके लंबवत होने की शर्त होती है कि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर हो 0। ये लंबवत होने की शर्त होती है। और लंबवत कब होंगे? जब उनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि पाई/2। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाई/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले ही कहा था वीडियो लंबी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखा के आपको जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं अनेक क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखिए, वह बिंदु जिससे रेखा आर वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2k कैप प्लस u 4i प्लस 4j प्लस 4k से गुजरती है। ठीक है भाई, देखिए, रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ए जो होता है ये उस बिंदु का सदिश होता है जिससे रेखा गुजरती है। उस बिंदु का क्या होता है? सदिश रूप होता है। जो बी वेक्टर होता है वो दिक् अनुपातों का सदिश रूप होता है भाई। वी वेक्टर क्या होता है? दिक् अनुपातों का सदिश रूप होता है। हमें किससे मतलब है? हमसे पूछा गया कि वह बिंदु जिससे रेखा गुजरती है उसके निर्देशांक बताने हैं। तो अपने पास देखो, रेखा का जो समीकरण है वो क्या है बच्चों? -i कैप प्लस का 2k कैप प्लस का म्यू 4i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 4k कैप। हमें इस तरफ के पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करना है और हम जानते हैं बिंदु वाला सदिश होता है ए वेक्टर। ए वेक्टर की जगह हमारे पास क्या है? माइनस का i कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, तो माइनस के i का गुणांक हो जाएगा -1, 2 का गुणांक हो जाएगा, k का गुणांक हो जाएगा बेटा 2। तो यहाँ पर j मिस है तो j का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। चूंकि j बीच में आता है इसलिए बीच में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो निर्देशांक हो जाएंगे -1, 0, 2। ऑप्शन नंबर बच्चों डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, इसमें भी ऑप्शन मैच हो रहे हैं बट बीच में 0 आएगा, क्योंकि y निर्देशांक नहीं दिया, यानी y अक्ष आपका 0 हो जाएगा। y अक्ष का जो कोण है वो 0 हो जाएगा। बात समझे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा -1, 0 और 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान। तो फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर खाली स्थान कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए कैपिटल ए बिलोंग टू आर। ये जो बच्चों कंडीशन है आप सभी जानते हैं, ये स्वतुल्य संबंध की कंडीशन है। तो फर्स्ट वाले में आप क्या भरेंगे? स्वतुल्य संबंध भरेंगे। क्या भरेंगे? स्वतुल्य संबंध। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यदि ए तथा ए एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तब P इज नॉट इक्वल टू 0, तो P E बटे F का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर बहुत प्यारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको समझ लिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, मान लीजिए मैं पेन का कलर यहाँ से दूसरा ले लेता हूं। चलो यहां समझो आप इसको। मान लीजिए कि E व F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब अगर E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं बच्चों, तो ऐसी स्थिति में E इंटरसेक्शन F इसका मतलब होता है बच्चों PE इंटू PF। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है बेटा, इसको याद रखिएगा। अगर दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PE इंटरसेक्शन F का मतलब होता है PE बटे PE इंटू PF। बात समझे? यहीं से फिर PE बटे F इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा PE। डायरेक्ट क्या हो जाता है? PE और कुछ नहीं। और अगर PF बटे E है, ऊपर F है नीचे E है, तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा? PF ही इसका आंसर आ जाएगा। कब? जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे? तो देखिए मैं आपको बताऊं, PE बटे F का फॉर्मूला निकालिए। PE बटे F इसका फॉर्मूला क्या है? ये कब की बात हो रही है? जब दो घटनाएं स्वतंत्र होंगी, उस कंडीशन की बात हो रही। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F
वटे में क्या है बेटा, पी एफ वटे में है, तो यहाँ पर भी पी एफ वटे में आएगा। जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पीई इंटरसेक्शन एफ का मान होता है बेटा पीई इंटू पी एफ, नीचे क्या है पी एफ, तो पी एफ से पी एफ कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा पीई बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। बात समझे। इसी प्रकार से आप एफ वटे ई वाला भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको प्रूव कर सकते हैं। आई होप यहां से काफी सारी चीजें आप सीख गए होंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि ए एक विषम सममित आव्यूह है तो ए के बराबर में क्या होगा। ठीक है, सुनिए थर्ड नंबर की बात करते हैं हम। देखो विषम सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है कि ए का पूरक माइनस ए के बराबर आ जाता है। अब यहां से हम माइनस ए को इधर भी भेज सकते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाता है माइनस ए डैश, यानी ये भी क्या है विषम सममित कंडीशन, विषम सममित आव्यूह की कंडीशन है कि यदि कोई आव्यूह विषम सममित है तो ए के बराबर में माइनस ए डैश आ जाता है या फिर ए डैश के बराबर में माइनस ए। तो हमारे पास ए एक विषम सममित आव्यूह है तो ए बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का ए डैश हो जाएगा। आई होप बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मॉड ऑफ ए का मान बच्चों 0 होता है, लिख दो कितना होता है 0 होता है, 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आपसे पूछ रहा है log sec x का अवकल गुणांक क्या होगा। तो हम यहाँ पर इसका अवकलन गुणांक भाई ज्ञात कर लेते हैं, d अपॉन डी एक्स लिखेंगे आप क्या log sec x। आप इसका अवकलन करेंगे तो log का होता है 1/x, x की जगह क्या है sec x, इंटू sec का खुद का करेंगे बेटा तो sec का होता है sec x इंटू का tan x। बात समझे बच्चों, sec का क्या होता है sec x इंटू tan x, तो sec से sec कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका tan x हो जाएगा। तो इसमें आप क्या भरेंगे भाई tan x भर देंगे, tan x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलन f के प्रांत में एक बिंदु जिस पर f डैश c बराबर 0 होता है, फलन f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु किसी फलन के ग्राफ का वह बिंदु होता है जहां पर अगर हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो वह एक्स अक्ष या जिस भी अक्ष के सापेक्ष हम खींच रहे हैं वो अक्ष की समांतर होती है, एक्स अक्ष की कैसी हो जाती है समांतर हो जाती है, या हम कहें कि उसकी प्रवणता शून्य हो जाती है, ढाल कैसी हो जाती है शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर क्रांतिक बिंदु कहलाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। आई होप यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं और लाइक तो कर ही सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्य असत्य आपसे पूछे गए हैं बच्चों, देखिएगा एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन n टू n में एक ही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या है राइट हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं हम, कभी भी एफ एक्स बराबर ए एक्स फलन न जाए बच्चों, ए एक्स मतलब कोई भी रेखीय बहुपद। ठीक है, और परिभाषित अगर n से n में हो, परिभाषित अगर n से n में है तो आंख बंद करके आप क्या लिखेंगे एक एक की फलन, लेकिन कभी भी वो आच्छादी नहीं होगा, कभी भी आच्छादी नहीं होगा, एक एक की हमेशा होगा अगर n से n में परिभाषित है। और अगर n से n की जगह बच्चों ऐसा फलन आ जाए और परिभाषित हो किसमें r से r में, तो बेटा एक एक की भी आपका हो जाएगा 100% एंड आच्छादी भी हो जाएगा 100%। बात समझना, अगर n से n में है तो केवल एक एक ही, r से r में तो एक एक ही प्लस आच्छादित दोनों ही हो जाएगा। बात समझे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एफ एक्स द्वारा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त फलन संतत होता है, तो मापांक फलन एक संतत फलन है, इसलिए ये आपका जो है सत्य हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कॉट इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान 3π/6 है, तो ये बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका मान देखो कॉट इनवर्स रूट 3 किसका मान होता है कॉट 30 डिग्री का, कॉट 30 को हम क्या लिखते हैं π/6, तो आंसर इसका π/6 होगा, ये गलत हो जाएगा। अवकल समीकरण dy/dx बराबर e की पावर x प्लस y का व्यापक हल क्या होगा, और जो दिया है क्या ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। चलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूं यहाँ पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको आइडिया भी लगेगा कि भाई ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अवकल समीकरण का क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, क्या दिया है बेटा dy/dx बराबर में दिया है e की पावर x प्लस y, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा dy/dx, e की पावर x प्लस y को हम e की पावर x इंटू e की पावर y लिखेंगे।
फिर इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा, तो डी वाई के बटे में हम ई की पावर वाई को ले आएंगे और ई की पावर एक्स के इंटू में ले आएंगे बेटा डी एक्स को, दोनों का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो देखना बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई जब ऊपर लाएंगे तो, और डी वाई, और यहां पर हो जाएगा e की पावर x। ठीक है, तो देखो e की पावर माइनस वाई का तो हो जाएगा e की पावर माइनस माइनस e की पावर y हो जाएगा और माइनस ही रहेगा, बराबर e की पावर x का x प्लस सी। इसको भाई यहां ले आते हैं हम, देखो e की पावर x को हम यहाँ पर ले आते हैं इस तरफ, तो e की पावर माइनस e की पावर माइनस वाई तो है, माइनस e की पावर x हो जाएगा बराबर में c, माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ देखो माइनस कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस e की पावर x बराबर में आ जाएगा माइनस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखा है, अब यहाँ पर माइनस सी को c माना जा सकता है, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस सी की जगह हम प्लस का c ले सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग आपका करेक्ट हो जाएगा। चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छा चरों की संख्या। देखिए ये प्रश्न भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब भी आपसे व्यापक हल पूछ ले, व्यापक हल में आपसे स्वेच्छ अचर पूछ ले, तो याद रखिए जितनी उसकी कोटि होगी उतने ही व्यापक हल में स्वेच्छ अचर होंगे। इस बात को लिख लो, किसी व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या हेडिंग डाल लो और उसमें लिखो कि जितनी कोटि उतने उसमें स्वेच्छ अचर। साथ ही अगर व्यापक हल की जगह विशिष्ट हल आपसे पूछ लेता बच्चों, विशिष्ट हल पूछ लेता और आपसे कहता कि भाई इसमें कितने स्वेच्छ अचर होंगे, तो विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या शून्य होती है, कोई हल नहीं होते। आई होप ये बात भी बच्चों आप समझ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछी गई हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों में समझाने लायक कुछ नहीं है, बट ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 7 नंबर की सही जोड़ियां बेटा 7 चैप्टर से आएंगी, तो बिल्कुल इनको तो आप कंठस्थ याद कर ही लीजिए अभी के अभी। ठीक है, फर्स्ट नंबर की जोड़ी 10x dx, 10 का अवकलन होता है sec, तो फर्स्ट हो जाएगी। अंडर रूट एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग dx, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा, सेकंड नंबर। एंड ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला, ये थर्ड नंबर की जोड़ी। एंड फोर्थ वाला देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सबसे ऊपर जो दिया है फोर्थ नंबर का। सेक का समाकलन क्या होता है भाई, तो सेक का बच्चों समाकलन होता है सेक एक्स प्लस 10x, ये 5वें नंबर का। एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाता है 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स और a माइनस एक्स। लास्ट बचा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, और ये तो इसका जो राइट आंसर है एफ वाला ऑप्शन हो जाएगा 7वां। ये जो जोड़ियां हैं बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी ही जोड़ियां आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगी, तो सभी समाकलन के सूत्रों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, समझाए हैं, सब कुछ किया है, बट पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन विकल्प वाले पोर्शन का, ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन का आपके सामने है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपसे पूछे गए हैं। साइन स्क्वायर एक्स का मान रखिए, चलिए मैं इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है बच्चों, कैसे करेंगे देखिएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, जब इंटीग्रेशन करोगे 2 सामने आएगा, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स का खुद का करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है बेटा साइन 2x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन 2x फर्स्ट वाले का। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई बराबर कॉस एक्स का समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है अपने पास, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई बराबर में कॉस एक्स, इसका हमें बच्चों समाकलन गुणांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखते ही इसका आंसर आ जाता है। समाकलन गुणांक IF, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, मान रख देंगे e इंटीग्रेशन, p का मान देखो क्या है y का गुणांक यानी sin x, तो यहां रखेंगे sin x और dx। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो e की पावर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, आंसर आपका बच्चों यहां पर हो जाएगा। बात समझे भाई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर होल क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर
साइन dy अपॉन dx की घात कितनी होगी। देखिए मैंने जब आपको अवकल समीकरण पढ़ाए थे तो अवकल समीकरण की घात और कोटि भी समझाई थी कि भाई घात और कोटि को कैसे पहचानते हैं। तो देखो कोटि तो जो सबसे बड़ी कोटि है वही उसकी कोटि होती है, लेकिन घात का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। अगर किसी भी साइन या फलन की थीटा की जगह या एक्स की जगह dy अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर या y डैश या y डबल डैश y ट्रिपल डैश ऐसा कुछ आ जाए तो वो घात अपरिभाषित होती है बच्चों, उसकी घात परिभाषित नहीं होती। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, घात अपरिभाषित है। घात कैसी है प्यारे बच्चों, अपरिभाषित इसकी घात हो जाएगी। बात समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फलन f(x) बराबर x वर्ग x बिलोंग टू 0 से प्रदत्त फलन f का निम्नतम मान। देखो आपके पास जो फलन है f(x) बराबर दिया है x वर्ग, निम्नतम मान कब आएगा, या तो आप 0 रखो या 0 से छोटी संख्या। देखिए जैसे ही आप 0 रखेंगे तो इसका मान आएगा 0, 0 का वर्ग 0 होता है। अब 0 के अलावा चाहे आप माइनस वाली संख्या रख लो चाहे प्लस वाली संख्या रख लो, इसका मान 0 से बड़ा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने x की जगह माइनस का 2 रखा, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, प्लस का 4, 0 से बड़ा है। आपने माइनस का 3 रखा तो 9 आ जाएगा, प्लस का 3 रखा तो भी 9 आएगा, प्लस का 4 रखा तो 16 आ जाएगा। यानी कोई भी नंबर हम इसके अंदर रखेंगे स्क्वायर करेंगे वो 0 से बड़ा आएगा। तो सबसे निम्नतम मान जो है बेटा वो क्या है, 0 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सदिश a माइनस 2j कैप का मापांक। मापांक का सूत्र होता है बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग। तो मान रख देंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट ए वर्ग का मान कितना है बेटा, देखो आई का गुणांक 2 है और जे का गुणांक -1 है, के का गुणांक यहाँ नहीं है तो केवल यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस सॉरी ए का गुणांक है 1 तो 1 का वर्ग हो जाएगा एंड माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 1 5, अंडर रूट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 इसका मापांक हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i माइनस जे, बी वेक्टर बराबर i प्लस 2j का हो तो a क्रॉस b का मान निकालिए। इसके लिए हम खाली पेज पर चलते हैं, 2i माइनस का j और i प्लस 2j। देखिए 2i माइनस का j, i प्लस 2j, i प्लस 2j का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास है ए वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर, हमें चाहिए बेटा ए क्रॉस बी, तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। इसको हम देखो सॉल्व करेंगे, आई जे के, आई जे एंड के। आई का गुणांक कितना है बेटा, आई जे के, x1 y1 z1 x2 y2 z2, x1 का मान 2, x1 का y1 का मान -1, तो 2 -1 के का z1 का मान कुछ नहीं है 0 रखेंगे एंड यहाँ पर देखिए 1 2 और 0 सॉल्व करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, आई कैप ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा तो आई गुणा 0, माइनस का जी कैप रहेगा, ये वाला और ये वाला छुपाएंगे तो 0 0, ये भी क्या आ जाएगा 0, प्लस का के कैप, ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो 4 प्लस 1 यहाँ 5 के, कितना आ गया बेटा 5 के, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या पूछा है आपसे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो मान है वो कितना आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 5 के कैप, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0i प्लस 0j प्लस का 5 के कैप, ये आंसर हो जाएगा। बात समझिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि ई व एफ स्वतंत्र घटना है तब पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना होगा। इसका क्वेश्चन थोड़ी देर पहले एक और आया था जिसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था। देखिए जब ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान है वो होता है बेटा पी ई गुणा पी एफ के बराबर, पी ई इंटू पी एफ के बराबर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन बच्चों यहाँ पर आज हमने कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इन क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें, इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ लें और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर होंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने कराया तो एक ही आपके समझ में आया। इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन है आप चुटकियों में कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी से अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी बच्चों। अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो 2 2 3 3 और 4 4 नंबर में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है,
आपके लिए लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। बाकी डेली अब शाम को 8 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।